नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जो कांग्रेस है उसके एक जाने माने अर्थशास्त्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह देश के जाने माने अर्थशास्त्री थे। कांग्रेस की सरकारों में वो वित्त मंत्रालय संभाला है उन्होंने, और उनको कहा जा रहा है कि उनके टाइम में जो भारत ने तरक्की की, मोदी जी के टाइम में तो महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं, आरबीआई के जो आंकड़े आए हैं, उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। असल में कांग्रेस के कार्यकाल में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 1991 में, भारत का सोना ब्रिटेन में गिरवी रख करके भारत की अर्थव्यवस्था को चलाया गया। हमारे पास विदेश से इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, और ऐसे में भारत के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, उसको इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं थे। तो सवाल ये खड़ा हो गया था कि आखिरकार देश का क्या होगा। और ऐसे में भारत के पास जब कोई रास्ता नहीं था, तो आरबीआई के पास जो रिजर्व सोना रखा है वो ब्रिटेन में गिरवी रखा गया। ट्रक के ट्रक भरकर ब्रिटेन में पहुंचा दिए गए। मोदी सरकार आई है तो वो 100 टन सोना पहले लोट में ब्रिटेन से गिरवी जो रखा था वहां पेमेंट देकर, यानी डॉलर में उनकी पेमेंट करके, जो कर्जा था उसको चुकता करके वो सोना भारत में ले आया गया है। दूसरे लोट में फिर और बाकी भी सोना लाया जाएगा। और ये बता रहा है कि जिस मोदी जी को आरएसएस का स्वयंसेवक कहकर मजाक उड़ाया गया, जिस मोदी जी को चाय वाला कह करके, नीच आदमी कह करके उनको अपमानित किया गया, जिस आदमी को ये कह रहे थे कुछ भारत के राजनीतिक दलों के नेता कि ये तो अनपढ़ राजा है, उसकी कहानियां सुनाई गई, विधानसभा में खड़े होकर ठाके लगाए गए कि ये तो फर्जी डिग्री वाला मोदी है और ये तो अनपढ़ है, इस देश में पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर मनमोहन सरीखे लोग रहे, उनके कार्यकाल में टनों सोना हमारे देश का आरबीआई को गिरवी रखना पड़ा। और जो अब आंकड़े आए हैं उसमें आपको बता दूं कि 2023 के अंत तक भारत के पास 822 टन सोना था। 822 टन, इसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था कर्जे के रूप में। आप समझ लीजिए, लगभग आधा। पिछले वित्त वर्ष में, लेकिन मोदी सरकार आई तो पिछले वित्त वर्ष का केवल एक साल का बता रहा हूं, 27.5 टन सोना आरबीआई में बढ़ोतरी हुई, यानी ये हमने खरीदा एक्स्ट्रा। और ये क्या हुआ, भारत की जो जीडीपी है वो मैं आपको बता दूं, जीडीपी की बड़ी चर्चा करते हैं ये जो विपक्षी दल है, 2023-24 के अंतिम तिमाही में ये 7.8 है। रघुराम राजन जी का वो बयान याद है आपको? वो कह रहे थे अगर 6% जीडीपी हो जाए भारत की तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और मोदी सरकार में ये हो नहीं सकता, ये तो 5 पे रहेगी। आज वो याद करें जो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं अर्थशास्त्र, वो समझें कि उनका अर्थशास्त्र पूरी तरह फेल हो गया। और मोदी डिस्टिंक्शन से पास हैं। उनके कार्यकाल में जिस तरह से 100 टन सोना छुड़ाया गया, जिस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, लोग कहते हैं पहले तो इतना कर्जा था भारत पर, अभी ये कर्जा बढ़ गया। अरे भाई, वंदे भारत ट्रेन बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, हाईवेज बन गए, रेलवेज बन गए, राफेल आ गए, पनडुब्बी आ गई, वॉरशिप आ गए। इनसे पैसा खर्च नहीं होता क्या? इनमें पैसा नहीं खर्च होता? अस्पताल बने, आईआईटी बनी, आईआईएम बने, इनमें पैसा खर्च नहीं होता। और जो पैसा खर्च होता है तो फिर वो कहां से आएगा? विदेश से आएगा। लेकिन बात सोने की है तो वो हमारे देश की एक धरोहर थी और गिरवी रखा था, तो उसको भारत की सरकार ने छुड़ाया है और आरबीआई में वो 100 टन सोना वापस आया। इसके साथ साथ और आपको मैं बताऊं, बैंकिंग क्षेत्र में जिसको ये कांग्रेसी और विपक्षी दल धरना प्रदर्शन कर रहे थे एलआईसी के सामने, एसबीआई के सामने, और कह रहे थे अपने दोस्तों को बांट दिया। राहुल गांधी कह रहे थे ना, मोदी जी ने अडानी को कर्जा दे दिया, बैंक तो डूब गए। उनको ये समझ लेना चाहिए जो मैं आंकड़े बता रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर इस साल 3 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट में रहा है, यानी लाभ कमाया है 3 लाख करोड़ रुपया।
ये पहली बार इतिहास बना है। 2014 से लेकर 2023 के बीच, यानी मोदी का कार्यकाल 14 में शुरू हुआ और मैं 23 के आंकड़े बता रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए का जो बैड लोन था, यानी जिस लोन को ये कहा जा रहा था कि एनपीए होने वाला है, वो तो वसूली हो ही नहीं सकता। मोदी सरकार ने कड़े कानून बनाए तो वो कड़े कानून के कारण 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरियां बैंक के द्वारा हुई। वही बैंक जो एनपीए करके पैसे खा के बैठ जाते थे, अधिकारी भी और बाकी लोग भी। इसी में जो ईडी के कानून मोदी ने सख्त किए उसके कारण बैंकों के ऊपर कार्रवाई हुई और जो बैंकों ने लोन दे रखे थे नाब शनाब नियमों को ताक पे रखते हुए, इसमें ईडी की कार्रवाई हुई और आप जान के चौंक जाएंगे, 64,920 करोड़ रुपए पब्लिक से ईडी ने जब्त किए हैं। और इसीलिए नेताओं के अंदर बौखलाहट है, विपक्षी दल बौखलाया हुआ है कि पहले फोन बैंकिंग चला करती थी। मोदी जी कहते हैं ना, फोन बैंकिंग ने बैंकों को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये फोन बैंकिंग क्या थी? आप सोच रहे होंगे फोन के किसी ऐप से पैसे लेते थे ना, फोन जाता था वित्त मंत्रालय से या पीएमओ से, हाँ ये हमारा आदमी है, 1000 करोड़ का लोन का एप्लीकेशन है, दे दो। बैंक कह रहा है सर इसके पास एसेट्स नहीं है, वापस नहीं देगा, ब्लैक लिस्टेड है, कैसे रिकवरी होगी? अरे हम कह रहे हैं ना, हम वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मैडम बोल रही हैं। और इस तरह से फोन पे उनको लोन कराया जाता था। इसको कहते थे कांग्रेस के टाइम का फोन बैंकिंग। प्रधानमंत्री जी आए तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ना कोई वित्त मंत्री का फोन जाएगा, ना पीएमओ से कोई फोन जाएगा, ना कोई ये कहेगा कि कोई मैडम और श्रीमान है, ये हमारा आदमी है। सीधा बैंकों को कह दिया गया जो लोन देगा वो मैनेजर जिम्मेदार होगा और अगर उसने गड़बड़ी की, नियमों को ताक पे रखकर किसी को लोन दिया तो रिकवरी उसकी संपत्ति जब्त करके होगी और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार आने के बाद एक भी ऐसा लोन नहीं दिया गया जो डिफॉल्टर घोषित हुआ हो और इसके कारण से बैंक की स्थितियां सुधरी और जैसा मैंने कहा 3 लाख करोड़ रुपए के ये लाभ कमाने में शामिल हुआ। और ये आपको बता दूं चमत्कार हुआ। इसके अलावा मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, जो भंडार है वो भंडार कैसे बढ़ा। सोने का, भारत में कुल सोने का भंडार जैसे मैंने बताया 822.1 टन ये हमारा भारत का सोना है, जिसमें से 408 टन वो विदेशों में जमा है। उसमें से अभी 408 में से 100 टन ले आए हैं। अब मोदी जी का तीसरा टर्म आएगा तो आप देखेंगे जैसे जैसे भारत तरक्की करेगा बाकी का सोना भी हमारा हम छुड़ाकर देश में लाएंगे। इसमें आपको बता दूं 2019 में जो भंडार था ये सोने का, ये 618.2, 2020 में 661.4, 2021 में 695.3 और 2023 में 794.6 और 24 में जैसा मैंने कहा 822.1। ये टन में मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से बढ़ता चला गया सोने का भंडार। यानी भारत एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, मोदी सरकार विकास कर रही थी, आईआईएम बना रही थी, आईआईटी बना रही थी, गरीबों को मकान दिए जा रहे थे, फ्री का बीमा दिया जा रहा था, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट बनाए जा रहे थे, सेना को मजबूत किया जा रहा था। दूसरी तरफ साथ के साथ आरबीआई को मजबूत किया जा रहा था, विदेशी भंडार बढ़ाया जा रहा था, सोना सरकार लगातार खरीद रही थी। और आप जानकर चौंक जाएंगे ये ज़्यादातर सोना अरब कंट्रियों से खरीदा गया। मोदी जी ने ऐसी डील बनाई कि आप हमें डीजल, पेट्रोल, गैस दोगे और हम जो आपको सामान देंगे उसके बदले हमें आप डॉलर ना दें, हमें सोना दे दें। बहुत दिमाग मोदी जी ने लगाया कि ताकि हमारे ऊपर डॉलर का लोन भी ना चढ़े, हम अपने रुपए में काम करेंगे और जो देश हमारे रुपए को स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनसे हम सोना ले लेंगे ताकि हमारा सोने का भंडार बढ़े। और सोना ऐसी शेप में है, मतलब आप जहाँ चाहे जिस देश में उसको बेच दीजिए। ये है मोदी जी का दिमाग, जिसका मजाक बना रहे थे कि ये तो अनपढ़ राजा है, इनको तो कुछ पता नहीं है, ये तो चाय बेचने वाले हैं। तो कांग्रेस उनसे चाय बिचवा रही थी, लेकिन उन्होंने ना तो देश को बिकने दिया, ना देश के बैंकों को बिकने दिया, ना देश की एलआईसी को बिकने दिया और सबकी तरक्की की। ये है मोदी जी का कमाल। और तीसरे टर्म में जो बचे कुचे भ्रष्टाचारी हैं जिनकी वजह से ये सोना गिरवी रखना पड़ा, ऐसे मनमोहन सिंह जो चिट्ठी लिख रहे हैं 7वें फेज के पंजाब चुनाव के पहले, ये बड़ी शर्म की बात है कि उनके कार्यकाल में सोना गिरवी रखा गया।
देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। आप ही तय करिए कि किस तरह से खबरों को दबा दिया जाता था और कांग्रेस को हीरो बताया जाता था और किस तरह से मनमोहन सिंह को देश का बड़ा अर्थशास्त्री बताया गया। बड़ा अर्थशास्त्री मोदी हैं, निर्मला सीतारमण हैं या फिर मनमोहन सिंह? आप ही अपने कमेंट में बताइए। वंदे मातरम।